हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 6 हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान 1840 to 1949 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज इकोनॉमी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिशनल चाइनीज इकोनॉमी के मैं हिस्सों को एक्सप्लेन करना है। इसमें एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स और रेवेन्यू सिस्टम को डिटेल में समझना होगा। फोकस यह है कि मॉडर्नाइजेशन से पहले चीन का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रेडिशनल चाइनीज इकोनॉमी का मतलब है वो पुराना अर्थव्यवस्था जो चीन में 19 to 20 सेंचुरी के बड़े पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल चेंजेस से पहले चलती थी। ये इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर आधारित थी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स, छोटे लेवल की इंडस्ट्री और अंदर बाहर का व्यापार भी शामिल था। कन्फ्यूशियन सोच के हिसाब से इसमें स्टेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी और खेती और व्यापार के बीच बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट था। इस आंसर में हम एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स और रेवेन्यू सिस्टम के रोल को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। सबसे बड़ा सेक्टर। ज्यादातर लोग खेती में लगे हुए थे। लगभग 80% से ज्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग करती थी। फसल। साउथ में चावल, नॉर्थ में गेहूं और मिलेट मुख्य फसल थे। कैश क्रॉप्स में चाय, कॉटन और गन्ना शामिल थे। टेक्निक। पुराने इरिगेशन सिस्टम्स, पहाड़ी खेतों में टेरेसिंग और हाथों के औजार का उस होता था। जमीन का मालिक। जमीन ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी और किसान टेनेंट बनकर रेंट देते थे। महत्व। खेती सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक स्थिरता का भी आधार थी। 2. हैंडीक्राफ्ट्स और छोटी औद्योगिक उत्पादन। घरेलू उद्योग। घर पर या छोटे कारखानों में टेक्सटाइल्स, सिरेमिक्स, पेपर, सिल्क और मेटल आइटम्स बनते थे। सिल्क का उत्पादन। चाइना का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर था, जो एक बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी थी। क्षेत्रीय विशेषता। हर रीजन कुछ अलग हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, जैसे जिंगडेजेन पोर्सिलेन के लिए। व्यवस्था। उत्पादन पारिवारिक स्तर पर होता था, जिसमें स्किल्स जनरेशन से जनरेशन तक आती थी। आर्थिक रोल। ये खेती की कमाई को बढ़ाने का एक तरीका था। 3. व्यापार और कॉमर्स। आंतरिक व्यापार। बड़े मार्केट नेटवर्क्स गांव शहर को जोड़ते थे। नदी और कैनल सिस्टम्स, खासकर ग्रैंड कैनल का यूज होता था। विदेशी व्यापार। सिल्क, चाय और पोर्सिलेन एक्सपोर्ट होते थे, जबकि स्पाइसेस, सिल्वर और बाद में वेस्टर्न गुड्स इंपोर्ट होते थे। मुद्रा। कॉपर कॉइन्स और सिल्वर मुख्य करेंसी थी। गांवों में बाटा सिस्टम भी होता था। नियम। सरकार फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल रखती थी, जैसे कैंटोन सिस्टम। सांस्कृतिक सोच। कन्फ्यूशियन सोच खेती को व्यापार से ऊपर रखती थी, लेकिन व्यापार जरूरी था। 4. राज व्यवस्था और सरकारी भूमिका। कर व्यवस्था। लैंड टैक्स मुख्य रेवेन्यू सोर्स था, जो अनाज या सिल्वर में लिया जाता था। ट्रिब्यूट सिस्टम। पड़ोसी राजा ट्रेड प्रिविलेजेस के बदले ट्रिब्यूट देते थे। सरकारी मोनोपोली। साल्ट और आयरन जैसे कुछ गुड्स पर सरकार का मोनोपोली था। प्रशासनिक कंट्रोल। टैक्स कलेक्शन और ग्रैनरी सिस्टम फैमन रोकने के लिए होता था। आर्थिक सोच। रेवेन्यू को कन्फ्यूशियन मॉरल गवर्नेंस के साथ बैलेंस किया जाता था। कंक्लूजन। ट्रेडिशनल चाइनीज इकोनॉमी एक बैलेंस्ड सिस्टम था, जिसमें खेती सबसे बड़ा हिस्सा थी, जिसे हैंडीक्राफ्ट्स, व्यापार और एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम सपोर्ट करता था। ये अर्थव्यवस्था अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, लेकिन रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के साथ एडजस्ट करना मुश्किल था। इसके कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि 19वीं सदी के बाद चीन का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बदला। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write a note on the rise of urban culture in Japan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जापान में अर्बन कल्चर कैसे डेवलप हुआ, खासकर 19th सेंचुरी के आखिर और 20th सेंचुरी के शुरुआती दौरों में। हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्बन लाइफ के फीचर्स, मॉडर्नाइजेशन का रोल और जो सोशल चेंजेस आए, उनके बारे में लिखना है।
फोकस ज्यादा कल्चरल लाइफ, आर्ट्स, लेजर और शहरी लाइफस्टाइल पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बन कल्चर जापान में अन एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल्स और एंटरटेनमेंट को कहते हैं जो शहरों में डेवलप हुए, जैसे टोक्यो, ओसाका, क्योटो। मेजी रेस्टोरेशन 1868 के बाद जापान ने फ्यूडल सिस्टम छोड़कर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनने की राह पकड़ी। शहरें एजुकेशन, आर्ट, थिएटर, लिटरेचर और मीडिया के सेंटर्स बन गए। वेस्टर्न आइडियाज का असर तो था, लेकिन जापानीज ट्रेडिशंस भी साथ चले। अर्बन कल्चर का स्टडी ये दिखाता है कि जापान ने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कैसे बैलेंस किया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। मेजी रेस्टोरेशन ने फ्यूडलिज्म खत्म करके सेंट्रलाइज्ड मॉडर्नाइजेशन शुरू की। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, जिससे शहरें इकोनॉमिक हब्स बन गए। रूरल एरियाज से लोग शहरों में जॉब्स के लिए माइग्रेट होने लगे। रेलवेज, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, न्यूज़पेपर्स, टेलीग्राफ ने लोगों को कनेक्ट किया और कल्चरल एक्सचेंज को बूस्ट किया। एग्जाम्पल, टोक्यो का गिंजा डिस्ट्रिक्ट मॉडर्न शॉपिंग और वेस्टर्न स्टाइल कैफेज का सिंबल बन गया। 2. मास एंटरटेनमेंट का विकास। कबूकी थिएटर शहरी एरियाज में पॉपुलर हुआ, जहां हर क्लास के लोग आते थे। अर्ली 20वीं सेंचुरी में सिनेमाज आए, जो जापानीज और फॉरेन फिल्म्स दिखाते थे। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने मॉडर्न आइडियाज और लिटरेचर को स्प्रेड किया। नात्सुमी सोसेकी जैसे राइटर्स काफी पॉपुलर हुए। वेस्टर्न म्यूजिक और डांस जापानीज ट्रेडिशंस के साथ मिक्स होने लगे। केस स्टडी। टोक्यो का असाकुसा डिस्ट्रिक्ट थिएटर्स, सिनेमाज, कैफेज और प्लेजर क्वार्टर्स के लिए फेमस हुआ। 3. लाइफस्टाइल और सोशल चेंजेस। वेस्टर्न फैशन का क्रेज बढ़ा, खासकर यूथ और एलीट्स में, जबकि ट्रेडिशनल कमोनो स्पेशल ओकेजन्स पर पहने जाते थे। मित्सुकोशी जैसे डिपार्टमेंट स्टोर्स ने कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट किया। कैफेज और टी हाउसेज आर्टिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स के मीटिंग पॉइंट्स बन गए। अर्बन वुमेन ऐप टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स और राइटर्स के रूप में पब्लिक लाइफ में ज्यादा दिखने लगी। ऑब्जर्वेशन। अर्बन लाइफस्टाइल एक मिक्स था। आदमी ऑफिस में वेस्टर्न सूट पहनता था, लेकिन शाम को कबूकी प्ले देखने जाता था। 4. एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स का असर। मॉडर्न एजुकेशन से एक लिटरेट मिडिल क्लास बनी, जो बुक्स, प्लेस और मैगजीन्स की डिमांड करती थी। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और वुमेन्स राइट्स पर डिबेट्स शहरी एरियाज में होती थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिटरेरी सर्कल्स और कल्चरल इवेंट्स में एक्टिवली हिस्सा लेते थे। एग्जाम्पल, जापान के नेचुरलिज्म और रोमांटिसिज्म जैसे लिटरेरी मूवमेंट्स अर्बन इंटेलेक्चुअल कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए। कंक्लूजन। जापान का अर्बन कल्चर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का नतीजा था, लेकिन उसने अपने ट्रेडिशनल रंग को कभी नहीं छोड़ा। ये एक वाइब्रेंट मिक्स था जिसमें कंज्यूमरिज्म, आर्ट्स और इंटेलेक्चुअल लाइफ का यूनिक कॉम्बिनेशन था। अर्बन कल्चर ने मॉडर्न जापानीज आइडेंटिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आज भी इसका असर जापानीज सोसाइटी में दिखता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the role of bourgeoisie in China after the 1911 revolution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 1911 रिवॉल्यूशन के बाद चीन के बुर्जुआजी यानी मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट लोगों का रोल समझना है। हमें उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके दूसरे क्लासेज के साथ रिलेशंस और उनका पोस्ट रेवोल्यूशन इम्पैक्ट कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1911 रेवोल्यूशन, जिसे सिन्हाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ने 2000 साल पुरानी इंपीरियल रूल खत्म करके रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। इसके बाद बुर्जुआजी, जिसमें मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रोफेशनल्स और एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे, एक नई सोशल फोर्स बन कर उभरी। ये लोग वेस्टर्न कैपिटलिज्म और मॉडर्न एजुकेशन से इंस्पायर्ड और पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल यूनिटी चाहते थे। लेकिन फॉरेन इंपीरियलिज्म, अपने अंदर की कमजोरियों और दूसरे क्लासेज के कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनके रोल को लिमिट किया। इस आंसर में हम उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल रोल और लिमिटेशंस। रिपब्लिकन आइडियल्स का सपोर्ट। बुर्जुआजी ने सुन याटसेन और कुओमिंटांग के रिपब्लिकन आइडियाज को सपोर्ट किया, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन सके जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करे। अर्ली रिपब्लिक में हिस्सा। कई बुर्जुआजी मेंबर्स ने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की, नेशनल असेंबली में काम किया और लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम किया। कमजोरी।
इनके पास अपना मिलिट्री बेस नहीं था और ज्यादातर वॉरलॉर्ड्स या फॉरेन पावर्स पर डिपेंडेंट थे। इंटरनल डिफरेंसेस, लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल ग्रुप्स में बनते रहने की वजह से यूनिटी वीक हो गई। 2. इकोनॉमिक रोल और कंट्रीब्यूशंस, इंडस्ट्री और कॉमर्स का विकास। बुर्जुआजी ने रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग में इन्वेस्ट करके मॉडर्न इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी। एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने नए इंडस्ट्रीज बनाए, फॉरेन ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप किए और नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की। फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन पावर्स ने की इंडस्ट्रीज डोमिनेट किए हुए जिसकी वजह से डोमेस्टिक बुर्जुआजी का विकास लिमिटेड रहा। नेशनलिस्ट लिंक, उनका बिजनेस फॉरेन डोमिनेशन कम करने और मेड इन चाइना गुड्स प्रमोट करने से जुदा था। 3. सोशल और कल्चरल रोल, एजुकेशन का प्रमोशन। बुर्जुआजी ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और न्यूज़पेपर्स को फंड किया, मॉडर्न साइंस और पॉलिटिकल आइडियाज को स्प्रेड किया। कल्चरल रिफॉर्म्स, न्यू कल्चर मूवमेंट और माय फोर्थ मूवमेंट जैसे कैंपेन्स को सपोर्ट किया ताकि फ्यूडल सोच को बदला जा सके। अर्बन लाइफस्टाइल, सिटीज में रहकर इन्होंने एक मॉडर्न अर्बन कल्चर डेवलप किया जो कंज्यूमरिज्म और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता था। 4. दूसरे क्लासेज के साथ रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल्स के साथ अलायंस। बुर्जुआजी ने इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर नेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चलाए। वर्कर्स और पेजेंट्स के साथ टेंशंस, उनके कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स कभी कभी मजदूरों और किसानों के डिमांड से क्लैश करते थे, जैसे स्ट्राइक्स और लैंड रिफॉर्म्स के समय। कम्युनिज्म का असर, कम्युनिस्ट पार्टी के उभरने से बुर्जुआजी पर प्रेशर बढ़ा। कुछ लोग केएमटी के साथ मिल गए जबकि कुछ ने रिफॉर्म्स सपोर्ट किए ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। कंक्लूजन, 1911 रिवॉल्यूशन के बाद बुर्जुआजी ने चीन के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर में मॉडर्नाइजेशन का रोल प्ले किया। उन्होंने रिपब्लिकन आइडियाज को प्रमोट किया, इंडस्ट्री डेवलप की और एजुकेशन और कल्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। लेकिन फॉरेन डोमिनेशन, अपनी यूनिटी की कमी और मिलिट्री सपोर्ट न होने की वजह से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड रहा। कम्युनिस्ट राइज के बाद उनका रोल और कम हो गया, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशंस ने मॉडर्न चाइना की फाउंडेशन बनाने में मदद की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. What were the political and economic implications of the Allied occupation of Japan? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वर्ल्ड वॉर II के बाद अलाइड ऑक्यूपेशन 1945 to 1952 के दौरान जापान में कौन से बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। हमें एक्सप्लेन करना है कि यूएस के लीडरशिप में कैसे जापान का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक बनाया गया, इकोनॉमी को रिफॉर्म किया गया और इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान को अलाइड फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया, जिसमें मेन रोल यूनाइटेड स्टेट्स का था और जनरल डगलस मैकार्थर सुप्रीम कमांडर SCAP। इस ऑक्यूपेशन का मेन एम जापान को डिमिलिटराइज और डेमोक्रेटाइज करना था। इस दौरान नए कॉन्स्टिट्यूशन का आना, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग और इकोनॉमिक रिवाइवल जैसे बड़े स्टेप्स लिए गए। इन रिफॉर्म्स ने जापान को एक शांतिप्रिय, डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक पावर बनाने की फाउंडेशन दी। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। नया कॉन्स्टिट्यूशन 1947। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन की जगह 1947 का नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। इसमें एम्परर का रोल सिंबॉलिक बन गया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। आर्टिकल 9 के तहत जापान ने वॉर रिनाउंस किया और ऑफेंसिव मिलिट्री मेंटेन करना बंद हो गया। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। फ्री इलेक्शंस और मल्टी पार्टी सिस्टम को प्रमोट किया गया। 1946 में वीमेन को वोटिंग राइट्स मिले। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी से स्ट्रांग किया गया। मिलिटरिस्ट स्ट्रक्चर्स का एंड। मिलिट्री और अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। वॉर क्रिमिनल्स का ट्रायल इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट में हुआ। 2. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। लैंड रिफॉर्म। बड़े जमींदारी एस्टेट्स तोड़ के लैंड टेनेंट्स को दिया गया। इससे रूरल पॉवर्टी कम हुई और छोटे फार्मर्स स्ट्रॉन्ग बने। ज़ाइबात्सु डिसोल्यूशन। बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ज़ाइबात्सु तोड़ दिए गए ताकि मोनोपोली कम हो और कंपटीशन बढ़े। छोटी मोटी कंपनीज को ग्रोथ का मौका मिला। इकोनॉमिक रिकवरी पॉलिसीज। 1949 का डोज प्लान लाया गया जिसमें करेंसी स्टेबलाइजेशन और इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। यूएस की फाइनेंशियल एड और कोरियन वॉर की डिमांड ने जापान के इकोनॉमिक रिवाइवल को बूस्ट किया। 3.
सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी से लिंक्ड। एजुकेशन रिफॉर्म, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बदला। मिलिट्री प्रोपेगेंडा टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया। लेबर राइट्स, ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट किया गया और मजदूरों के राइट्स प्रोटेक्ट हुए। नेशनल आइडेंटिटी शिफ्ट, पैसिफिज्म जापानीज पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन गया। मिलिट्री एम्बिशंस की जगह इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस बन गया। कंक्लूजन, अलाइड ऑक्यूपेशन ने जापान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल दिया। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, मिलिटरिज्म खत्म हुआ और सिविल लिबर्टीज गारंटी हुई। इकोनॉमिकली लैंड रिफॉर्म्स, ज़ेबात्सु तोड़ना और फॉरेन एड ने पोस्ट वॉर इकोनॉमिक मिरेकल का बेस बनाया। जापान एक पीसफुल, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी बन कर उभरा जो आज भी वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Anglo-French rivalry in Japan. B. Self-strengthening movement in China. C. Samurai. D. The Kuomintang. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में बेसिक डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस और इफेक्ट बताना है। फोकस कंसाइज एक्सप्लेनेशन पर होगा, लेकिन मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। चीन और जापान के मॉडर्न हिस्ट्री में 19 to 20 सेंचुरी के बीच कई बड़े पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल बदलाव आए। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जैसे फॉरेन कंपटीशन, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामुराई जैसे ट्रेडिशनल वॉरियर क्लास और कुओमिंटांग जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से इन देशों के इतिहास को शेप किया। एग्जाम में इसमें से 2 लिखने होते हैं, लेकिन यहां हम चारों को समझाएंगे। मेन बॉडी। ए. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन जापान। बैकग्राउंड, 19th सेंचुरी के आखिरी दौर में जापान ने अपनी आइसोलेशन तोड़ दी और वेस्टर्न पावर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जापान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कम्पीट कर रहे थे। नेचर ऑफ राइवलरी, ब्रिटेन ट्रेड और नेवी के जरिए स्ट्रांग था, जबकि फ्रांस मिलिट्री ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना असर जमा रहा था। आउटकम, ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, लेकिन फ्रांस ने भी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में अपना योगदान दिया, खासकर आर्मी रिफॉर्म्स में। बी. सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट इन चाइना। डेफिनेशन, 1861 to 1895 के बीच चलाया गया एक रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका एम था किंग डायनेस्टी को स्ट्रांग बनाना बाय अडॉप्टिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज, लेकिन कन्फ्यूशन वैल्यूज को बनाए रखना। गोल्स, आर्मी और नेवी का मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री का विकास और डिप्लोमेटिक स्किल्स को इम्प्रूव करना। अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, कुछ आर्सेनल्स, शिपयार्ड्स और स्कूल्स बनाए गए, लेकिन बड़े लेवल पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज न होने की वजह से मूवमेंट लिमिटेड सक्सेस पाया। सी. समुराई आइडेंटिटी, समुराई फ्यूडल जापान के वॉरियर क्लास द, जो बशीडो कोड फॉलो करते द, ऑनर, लॉयल्टी और मार्शल स्किल। रोल इन सोसाइटी, दाइम्यो के लिए रिटेनर का काम करते द, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते द और टेरिटरीज को डिफेंड करते थे। डिक्लाइन, मेजी रेस्टोरेशन के बाद उनके प्रिविलेजेस खत्म हो गए और मॉडर्न कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी बन गई। कई सामुराई ने नए रोल्स अडॉप्ट किए, लेकिन कुछ ने विरोध भी किया, जैसे सैत्सुमा रिबेलियन 1877। डी. द कुओमिंटांग। डेफिनेशन, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, 1912 में सुन याट सेन ने बनाए। आइडियोलॉजी, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीपल, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और लोगों की जीविका। रोल इन पॉलिटिक्स, 1911 रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल, वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ स्ट्रगल, नॉर्दर्न एक्सपेडिशन 1926 to 28 से चीन को यूनाइट करना और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सिविल वॉर लड़ना। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स ईस्ट एशिया के मॉडर्न इतिहास के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत, फॉरेन इन्फ्लुएंस का प्रेशर और इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि चीन और जापान ने 19 to 20 सेंचुरी के दौरान किस तरह अपने सिस्टम्स को अडेप्ट और ट्रांसफॉर्म किया। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।